इतिहास इस बात का साक्षी रहा है कि हर महान राजा को समरभूमि में शत्रुओं के विरुद्ध संग्राम करने से पूर्व अपने ही परिवार एवं प्रियजनों के षड्यंत्रों का सामना करना पड़ता है। पर वीर तो वह है जो इन सभी कुचक्रों को विफल करते हुए ठीक उसी तरह बाहर आए जैसे स्वर्ण अग्नि में तपने के पश्चात और अधिक कांति के साथ बाहर आता है। कुछ ऐसी ही कथा प्राचीन भारत के सबसे महान राजाओं में से एक सम्राट अशोक की भी थी। मौर्य साम्राज्य के सिंहासन तक का मार्ग उनके लिए सुगम नहीं था। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि अशोक पाटलिपुत्र की राजगद्दी तक कैसे पहुंचे। प्राचीन भारतीय इतिहास के अन्य तथ्यों की भांति अशोक की जन्म तिथि विवादास्पद है। कुछ इतिहासकारों की माने तो अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक मौर्य साम्राज्य के सम्राट बिंदुसार के पुत्र थे और चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे, परंतु अशोक की माता के विषय में भिन्न भिन्न स्रोत एक दूसरे से सहमत नहीं। एक बौद्ध ग्रंथ में अशोक की माता का नाम धम्मा बताया गया है। वहीं दूसरी शताब्दी में रचित अशोक के जीवन पर आधारित एक संस्कृत ग्रंथ अशोकावदान के अनुसार अशोक की माता का नाम सुभद्रांगनी था, जो एक चंपा के ब्राह्मण की पुत्री थी। चंपा आज का मुंगेर हुआ, जो कि बिहार के राज्य में स्थित है। सुभद्रांगनी महाराज बिंदुसार के अनेक रानियों में से एक थी, लेकिन अपने सुशील चरित्र के कारण वे शीघ्र ही बिंदुसार के अत्यंत निकट आ पहुंची थी। यह बात अन्य रानियों को रास न आई और उन्होंने सुभद्रांगनी को प्रताड़ित करना आरंभ कर दिया। परंतु इन सभी कष्टों का अंत तब हुआ जब सुभद्रांगनी ने महाराज बिंदुसार के पुत्र को जन्म दिया। कहा जाता है कि सुभद्रांगनी ने जब अपने पुत्र को जन्म दिया तब सहसा उनके मुख से निकला कि अब मैं सभी प्रकार के शोक से रहित हो गई, और इसी कारण से उनके पुत्र का नाम अशोक पड़ गया। अशोक के बाल्यकाल के बारे में हमें अधिक जानकारी नहीं मिलती, लेकिन हम यह जानते हैं कि अशोक अपनी कुरूपता के कारण बिंदुसार के प्रिय नहीं थे, किंतु अशोक के कुशल प्रशासनिक क्षमताओं को देखते हुए बिंदुसार ने अशोक को उज्जैन का राज्यपाल नियुक्त किया। उज्जैन इस काल के प्रमुख नगरों में से एक था। यह कला, व्यापार एवं वाणिज्य का केंद्र बिंदु था और मौर्य साम्राज्य के उत्तर एवं दक्षिण भागों को भी जोड़ता था। अशोक ने अपनी सार्थकता सिद्ध करते हुए उज्जैन में अच्छा कार्य किया और इस नगर की सुख समृद्धि में वृद्धि की। इसी से प्रभावित होकर बिंदुसार ने अशोक को एक अति महत्वपूर्ण कार्य सौंपा। वह था तक्षशिला में उत्पन्न हो रहे विद्रोह का दमन करना। मौर्य साम्राज्य के पश्चिमी प्रांत पर स्थित तक्षशिला की स्थिति अत्यंत संवेदनशील थी। सैलुसिड साम्राज्य के अति निकट होने के कारण यूनानी राजाओं का भय सदैव इस क्षेत्र पर मंडराता रहता था। ऐसी अवस्था में यहाँ विद्रोह होना बिंदुसार के लिए चिंता का विषय था। अपने पिता का आदेश पाते ही अशोक तक्षशिला की ओर कूच करते हैं। तक्षशिला पहुंचने के पश्चात उन्हें यह ज्ञात होता है कि मौर्य साम्राज्य द्वारा नियुक्त राज्यपाल अत्यंत ही क्रूर एवं निर्दयी है। इसी कारण से तक्षशिला की प्रजा के समक्ष विद्रोह करने के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं बच गया था। अशोक ने एक अनुभवी एवं कुशल प्रशासक का परिचय देते हुए वहां की जनता का क्रोध शांत किया और बिना किसी रक्तपात के विद्रोह को पूर्णतः समाप्त कर दिया। तक्षशिला से पुनः उज्जैन लौटने के पश्चात अशोक की भेंट देवी से होती है, जो विदिशा के एक व्यापारी की पुत्री थी। देवी ने ही अशोक को सर्वप्रथम बौद्ध धर्म से अवगत कराया और इसी क्रम में दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। इस प्रकार उज्जैन में अशोक का जीवन शांतिपूर्ण एवं सुखमय ढंग से व्यतीत हो रहा था, परंतु पाटलिपुत्र से आए एक समाचार ने सब कुछ परिवर्तित करके रख दिया। समाचार शुभ नहीं था। महाराज बिंदुसार अत्यंत ही अस्वस्थ थे और उनकी स्थिति बिगड़ती जा रही थी। पाटलिपुत्र में लोगों को यह ज्ञात था कि महाराज बिंदुसार की मृत्यु की घड़ी निकट आ रही है। इधर अशोक के लिए यह परिस्थिति चिंताजनक थी, क्योंकि महाराज बिंदुसार ने पूर्व में ही अशोक के बड़े भाई सुशीम को युवराज घोषित कर रखा था। सुशीम स्वभाव से अभिमानी एवं धृष्ट था
और इसी कारण से अशोक और सुशीम के बीच अच्छे संबंध नहीं थे। अशोक भली भांति यह भी जानते थे कि सुशीम उनसे घृणा करता है और उन्हें अपना प्रतिद्वंदी मानता है। यह स्पष्ट था कि सुशीम राजा बनते ही सर्वप्रथम अशोक को समाप्त कर अपने मार्ग से हटाने का प्रयत्न करेंगे, जिससे भविष्य में कोई भी उनकी सत्ता को चुनौती न दे सके। अब अशोक के समक्ष अपने प्राण बचाने का एक ही मार्ग बचा था, अपने पिता बिंदुसार की अवज्ञा करते हुए मौर्य साम्राज्य की सत्ता को हड़पना। तक्षशिला के विद्रोह को कुशलतापूर्वक नियंत्रित करके अशोक ने पहले ही स्वयं को एक कुशल प्रशासक के रूप में स्थापित कर दिया था। आवश्यकता थी तो बस मौर्य साम्राज्य के प्रमुख मंत्रियों को अपने पक्ष में करने की। क्षण भर भी विलंब न करते हुए अशोक पाटलिपुत्र की ओर प्रस्थान करते हैं, जहां पहले से ही उनकी प्रतीक्षा राधागुप्त कर रहे थे। राधागुप्त मौर्य साम्राज्य के महामंत्री थे और उनकी स्थिति भी अशोक के समान थी। राधागुप्त के माथे पर केश नहीं थे और इसी बात का परिहास बनाते हुए कुछ वर्षों पूर्व युवराज सुशीम ने उनके मुंडित माथे पर थप्पड़ लगा दिया था। राधागुप्त उस समय तो इस अपमान को पचा गए, पर वह इस घटना को कभी भूले नहीं और इसका स्मरण करते हुए उन्होंने सोचा कि आज यह युवराज है तो मुझे अपने हाथों से चोट पहुंचा रहा है। यदि ये राजा बन गया तो मुझ पर अपनी तलवार से प्रहार करेगा, इसलिए मेरे लिए यही हितकर होगा कि मैं इसे कभी राजगद्दी तक पहुंचने ही न दूं। इसीलिए उन्होंने अशोक की सहायता की और अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए प्रमुख मंत्रियों को अशोक के पक्ष में कर लिया। तक्षशिला गए हुए सुशीम को अधिक समय हो चला था और बिंदुसार के मृत्यु का समय भी निकट आ रहा था। ऐसी स्थिति में बिंदुसार यह चाहते थे कि उनका प्रिय पुत्र सुशीम उनके निकट हो और सुशीम के स्थान पर तक्षशिला अशोक चला जाए, परंतु महामंत्री राधागुप्त और अन्य मंत्रियों ने बिंदुसार को यह करने नहीं दिया। सुशीम के तक्षशिला होने के कारण अशोक ने पाटलिपुत्र में स्वयं के लिए समर्थन प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया, परंतु यह कार्य सरल नहीं था। अशोकावदान की माने तो बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्रों के बीच गृह युद्ध आरंभ हो गया, जो 4 वर्षों तक चला, जिसमें अंततः अशोक विजयी हुआ। दीपवंश के अनुसार अशोक ने इस युद्ध में अपने 99 भाइयों की निर्ममता से हत्या कर दी और मात्र विताशोक नामक भाई को जीवनदान दिया, जो आगे चलकर एक बौद्ध भिक्षु बन गया। इस प्रकार सभी अवरुद्धों एवं संघर्षों पर विजय पाते हुए शाक्य सिंह बुद्ध की भविष्यवाणी को परिपूर्ण करते हुए अशोक 269 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र के सिंहासन पर आसीन हुए। यदि आपको मौर्य साम्राज्य के पूर्व के राजाओं के बारे में जानना है तो कृपया करके यह वीडियो देखें। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।